बहुत हजारों की भीड़ थी, लेकिन बुद्धिमानी यह की वहां के सिक्योरिटीज ने कि कंगना को दूसरे रास्ते से निकाला और एक अनावश्यक तौर पे जो बवाल हो सकता था उसको टाल दिया गया। तो राजनीतिक गहमागहमी के बीच में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी एक वीडियो जारी किया, जरा उसको भी सुनिए। खिलाफ बात करने वालों को हम रास्ते पर रोककर मारेंगे और सरकार के समर्थन से हम ये काम करेंगे, ऐसा महाराष्ट्र के इतिहास में कभी नहीं हुआ। जो बात गलत है उसको गलत कहना ही चाहिए, लेकिन उस बात से महाराष्ट्र का जितना अपमान होता है या महाराष्ट्र पुलिस का जितना अपमान होता है, उतना ही अपमान सरकार जिस प्रकार की कार्रवाई कर रही है उस कार्रवाई के कारण महाराष्ट्र का पूरे देश में हो रहा है। किसी ने आपके खिलाफ बात कही, इसलिए जब आप कार्रवाई करते हो तो ये कायरता है, बदले की भावना है, और महाराष्ट्र में इस प्रकार की भावना का कोई सम्मान नहीं हो सकता। तो आपने सुना कि किस तरीके के बयान दिए गए, किस तरीके से इस मामले को गरमाया गया, और इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो विशेष मेहमान जुड़े उनसे आपका परिचय करा दे। राजीव पांडे जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और जाने माने वकील हैं। विक्रम सिंह यादव हैं जो शिवसेना के नेता हैं, समर्थक हैं। आशुतोष श्रीवास्तव हैं, वकील हैं, ये भी सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं। अशोक वानखेड़े जी वरिष्ठ पत्रकार, और हर्षवर्धन त्रिपाठी एक और वरिष्ठ पत्रकार हमारे सामने हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन विक्रम सिंह यादव जी, कोई आलोचना करेगा तो आप उसका दफ्तर और घर तोड़ देंगे, ये संस्कृति तो नहीं है महाराष्ट्र की। शिवाजी ने ये तो नहीं सिखाया था कि आपका अगर कोई आलोचना करे तो आप उसका घर तोड़ दीजिए जाके, और वो भी बिना नोटिस का पालन किए हुए। देखिए नोटिस बहुत पहले दिया भी गया था, और नोटिस देने के बावजूद भी उन्होंने अपने आप को ठीक नहीं किया। और जहां तक आलोचना की बात है, तो आलोचना तो बहुत लोग करते रहते हैं, और 3 महीने से चैनलों के ऊपर कर भी रहे हैं, किसके ऊपर क्या कार्रवाई कर दी। एक गलत काम जो हो रखा था और उसके ऊपर अगर बीएमसी ने कार्रवाई करी है और सब लोग अब उसको गलत ठहरा रहे हैं, तो ये मेरी समझ से बाहर है। और ये कहना कि उसके साथ ये कर दिया वो कर दिया, एक देशद्रोह, एक मुंबई में रह करके जिसने अपना करियर बनाया, सब कुछ मुंबई से पाया, अपना नाम फेम वहीं से कमाया, और आप उसी मुंबई के ऊपर पुलिस के ऊपर सवाल उठाया, सरकार के ऊपर सवाल उठाया, तो ये चीज गलत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भाई ये सारी चीजें इससे हो, ये तो एक गलत काम उन्होंने कर रखा था। और वो कितने दिन से कह रही थी कि मैं तो मुंबई में परेशान हो गई, मुझे नेपोटिज्म मार रहा है, मुझे दूसरी चीजें हैं वो परेशान कर रही है, कभी इस्लामिक लॉबी उसका नाम ले रही थी, लेकिन कभी भी उसने खुल के कभी मुंबई पुलिस को शिकायत नहीं की, और उसके बावजूद भी उसने मतलब ये सवाल उठा दिए। तो ये कहीं न कहीं एक राजनीति वाली बात उसमें नजर आई मुझे, तो ताकि वो इस चीज को वो बना करके और वो किसी तरीके से अपना राजनीति में नाम करना चाहती हो, क्योंकि और राजनीति में नाम करना चाहती हो, और सरकार शिवसेना सरकार को बदनाम करना चाहती हो, और इसके पीछे जो भी ताकतें हैं वो सब इसके पीछे लगी हुई हैं, और उनका सरा ये कराया है। और ये जो मकान की जो आप बात कर रहे हो, ये एक बीएमसी की रूटीन की कार्रवाई है। अगर आपको भी कहीं इलीगल कोई कंस्ट्रक्शन या कुछ ऐसा लग रहा है, आप भी कंप्लेंट करो, बीएमसी उस पर भी कार्रवाई करेगी। शरद पवार का बयान सुना है आपने? हाँ मैंने सुना। क्या कहा? ऐसा है कि देखिए कोई भी चीज है, शरद पवार जी को शायद ये पता होना चाहिए, बीएमसी से पूछ लेना चाहिए कि कोई नोटिस पहले दिया था कि नहीं दिया था, उनको शायद इस चीज का खबर है कि नहीं है, या जो भी कुछ है कहीं गलत है सही है, उसके लिए तो कोर्ट है ना। मतलब शरद पवार जी को राजनीति नहीं पता है, अब वो विक्रम सिंह यादव से सीखेंगे कि उनको पहले पूछ लेना चाहिए था कि मैं ये बयान दूं कि ना दूं। बीएमसी बताया मुझे, नहीं कह रहा कि आप ये कह रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि और क्या कह रहे हैं आप? उनको नोटिस बीएमसी जो अपना काम कर रही थी तो बीएमसी बताएगी, ये तो बीएमसी बताएगी। मैं शरद पवार ने क्या कहा आपने सुना था? पता करें कि भाई क्या उन्होंने क्यों कार्रवाई करी, नोटिस दिया था नहीं दिया था। शरद पवार ने क्या कहा था? बयान आपने बयान सुना कि नहीं सुना? खाली भाषण मत दीजिए। शरद पवार ने क्या कहा था, सुना आपने? मैंने बयान नहीं सुना उनका। बयान नहीं सुना तो फिर क्यों बयान दे रहे हैं? पूछ लीजिए कि मैंने नहीं सुना, उन्होंने क्या कहा है, फिर मैं दूं। नहीं उन्होंने कहा इस कार्रवाई की जरूरत नहीं थी, अनावश्यक टूल नहीं देना चाहिए था, और टाइमिंग पे ही क्वेश्चन है
आप अब छोड़िए, आपने नहीं सुना तो उस पर मत कमेंट करिए, वो बहुत वरिष्ठ नेता है, उनकी बात आपने सुनी नहीं, लेकिन उस पर कमेंट कर रहे हैं। अब दूसरी सुनिए, सवाल तो सुनिए पहले महाराज, सवाल सुनिए। आप कह रहे हैं कि उनको नोटिस पहले दी गई थी, ठीक बात है, गलत काम था वो भी ठीक बात है, तो आज क्यों तोड़ा? क्योंकि उन्होंने बयान दिया सरकार के खिलाफ, यानी मैं सरकार के खिलाफ कुछ न बोलूं तो मुझे कुछ भी करने की छूट है, ये आप स्टेब्लिश कर रहे हैं। नहीं, सरकार के बयान से इसका क्या आप लिंक कर रहे हो? ये तो एक मैंने बताया कि बीएमसी का अपना काम है, बीएमसी ने अपनी कार्रवाई करी है, अगर किसी ने कंप्लेंट की होगी बीएमसी ने कार्रवाई करी है, इसमें सरकार से उससे आप क्यों जोड़ रहे हो? बीएमसी कार्रवाई करे कि ना करे आप बताओ मुझे। अगर कहीं इलीगल या ऐसा कोई कंस्ट्रक्शन है तो उस पर बीएमसी कार्रवाई ना करे? नहीं, जरूर करे। अब आप सुनिए, ऐसे किसी का घर उजाड़ दिया, अरे सुनिए ना सर जी, मैं इसीलिए कह रहा हूं ना, थोड़ा सा होमवर्क कर लिया करिए। जब बीएमसी ने नोटिस दी, जब सस्ता किया तो उसमें लिखा था 24 घंटे में इसका रिप्लाई दीजिए, अदरवाइज ये कार्रवाई होगी। 6 घंटे के अंदर उसका रिप्लाई दे दिया गया था। सुनिए पहले, बीच में मत बोलिए, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, यहां डिबेट फैक्ट पे होती है, हवाबाजी में नहीं। उसके बाद 10:15 बजे आज सुबह बीएमसी वहां हथौड़ा और बुलडोजर लेके पहुंच गई। 11:15 बजे कोर्ट में एक्सेप्ट हो गई प्ली कि उस पर सुनवाई होगी, और उससे पहले तोड़ दिया गया। यह है कानून, समझ में आया आपके? और उसके बाद कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। बोलूं अब मैं? हाँ बोलो। हाँ, देखिए, जब पहले नोटिस आया था तो कंगना ने तब जवाब देना चाहिए था, तब कोर्ट में जाना चाहिए था, तब नहीं जाना दिया चाहिए था कोर्ट में, नहीं गए। चलो अभी अगर मामला अभी अगर गलत कार्रवाई हुई है तो उसके लिए कोर्ट है, ना। तो अगर कोर्ट ने रोक दिया ना महाराज, तो जाए कोर्ट में, अपने आप पता चल जाएगा कि तो ठीक है, अब कोर्ट में जाएंगे ना पता चलेगा। और आप कह रहे हो यानी आप स्वीकार कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, ये उनका वकील कह रहा है और उस नोटिस का तथ्यपरक जवाब दे रहा है जो उसने कोर्ट में दाखिल किया है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये उनके वकील का बयान है जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं कि आपको भी जानकारी रखनी चाहिए। उनके वकील सुनिए, अब थोड़ा रुकिए, आप थोड़ा धैर्य रखिए। अब जब दूसरे प्रवक्ताओं के पास जाता हूं, राजीव पांडे जी, राजनीति है विशुद्ध रौब पे, इसमें कोई शक नहीं है, दोनों तरफ से हो रही है, लेकिन क्या महाराष्ट्र में यह हो सकता है या किसी भी सरकार में, किसी भी प्रदेश में या केंद्र में, कहीं पे भी, कि आप अगर कोई बात कहेंगे तो आपका घर दुकान मकान तोड़ दिया जाएगा, और ये बता के कि देखिए आपने गलती की थी, मैं इंतजार कर रहा हूं कि जिस दिन मौका मिलेगा, जिस दिन आप मेरे खिलाफ बोलोगे उस दिन तोड़ेंगे हम। देखिए, 2 बातें मैं आपको नीरज जी बताना चाहता हूं कि ये जो जिस आधार पर कार्रवाई हुई है, मैंने स्टडी किया कि 2018 में किसी ने उनके खिलाफ या बीएमसी ने इसका संज्ञान लिया। आज क्या है, आज हम 2020 में हैं, कुछ नहीं हुआ। 24 घंटे की नोटिस हुई और जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि 6 घंटे के भीतर उनका रिप्लाई हो गया, और इस तरीके के केसेस में रिप्लाई होने के बाद एक पर्सनल हियरिंग दी जाती है बीएमसी के द्वारा। कोई हियरिंग नहीं दिया गया। आपको मैं एक बात और बता दूं, कोविड की वजह से सभी हाई कोर्ट्स ने में एक डायरेक्शन है कि कोई भी इमीडिएट स्टेप, जैसे किसी को घर से बाहर फेंकना, किसी बिल्डिंग को तोड़ना, इस पर आप अभी कार्रवाई नहीं करेंगे, और वो यहां 15 जुलाई से बढ़ा के 30 सितंबर तक हो गई है। तो यानी बॉम्बे हाई कोर्ट का एक ओमनिबस ऑर्डर था कि अभी किसी को घर से, अगर जैसे बैंक का लोन डिफॉल्ट होता है तो अभी आप लोन डिफॉल्ट में जो बैठा हुआ है घर में, उसको उठा के आप नहीं फेंक सकते क्योंकि कोविड है, क्योंकि कोर्ट की फंक्शनिंग ठीक से नहीं चल रही है। लेकिन इस दौरान उन्होंने नोटिस दिया, ठीक है भाई, आपका अधिकार था, आपने नोटिस दिया, सारे एक्सप्लेनेशन के साथ जवाब गया, ऐसा उनके लॉयर का कहना है। और जब आज कोर्ट में यह मैटर 11 बजे था, तो 10:15 बजे जाकर के जब तक हियरिंग हो 12:30 बजे तक बीएमसी को सर्विस हुआ होगा कि हियरिंग 12:30 बजे है, उन्होंने उचित नहीं समझा, उन्होंने तोड़फोड़ दिया। जब तक कोर्ट का स्टे आए तब तक इन्होंने कार्रवाई करके बाहर निकल आए। देखिए, जो भी हुआ है ये पूरी दुनिया को प्रथम दृष्टया पता है कि ये गलत हुआ है। दूसरी बात, जब किसी घर के अंदर जो इंटरनल कंस्ट्रक्शन होता है, और अगर आपने किसी को इधर उधर किया, तो आप बीएमसी में अप्लाई करके उसको रेगुलराइज कराने का भी प्रोविजन है। लेकिन इस सब प्रोविजन को छोड़िए, बात इतनी है कि शिवसेना सरकार
उसके पीछे पड़ गई बिकॉज ऑफ उनके कुछ अटरेंसेस के कारण। उन्होंने जो अपने बयान दिए उसके कारण पीछे पड़ गई और आज उनका घर तोड़ दिया गया। इस प्रकार की परिपाटी अगर शुरू हो गई देश में तो यह देश के हित में नहीं है, शहर के हित में नहीं है, और पॉलिटिक्स में तो बिल्कुल यह हित में नहीं है कि आपकी सरकार है तो आप किसी आपके खिलाफ जो बोले उसको घर पर जाकर के बुलडोजर चला दो। जी अशोक वानखेड़े जी, अब तक यह आरोप लग रहा था कि एक लड़की के पीछे पूरा मीडिया पड़ा हुआ है, अब यह आरोप लग रहा है कि एक लड़की के पीछे पूरी सरकार पड़ी हुई है। हाँ बिल्कुल सही हो रहा है ये जो कंगना राणावत का पूरा केस है, मैं जैसा पहले भी कह चुका हूं, बिल्कुल नहीं सही हो रहा है। सबसे पहले शिवसेना ने बहुत बड़ा मूर्खतापूर्ण काम किया कि वो कंगना राणावत के सवालों के जवाब देने लगे, कंगना राणावत को मोर बिगर देन लार्जर देन लाइफ किया। उसके बाद जो बीएमसी ने कांड किया इसकी ज़रूरत नहीं थी, ये बिल्कुल गलत था। लेकिन फिर हमें पिछले 7 साल में इस देश में क्या हो रहा है ये भी देखना चाहिए। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार अल्पमत में आने का प्रयास होता है, एक 8 साल पुराना केस उनके भाई के खिलाफ खोलता है, ईडी तुरंत घर पहुंचती है। मध्य प्रदेश में सरकार बनने चालू हो जाती है कमलनाथ की, और कमलनाथ के पूरे स्टाफ पे ऑल ऑफ अ सडन इनकम टैक्स की रेड होती है। कर्नाटक में रेड होती है। जब केंद्र सरकार इनकम टैक्स, ईडी, और क्यों शरद पवार महाराष्ट्र में देख लीजिए आप, हाईकोर्ट ने तो शरद पवार का नाम भी नहीं लिखा था उस डिसीजन में, 78 लोगों के नाम थे, लेकिन शरद पवार का नाम नोटिस देके उनको बुला लिया। यह बात अलग है कि शरद पवार ने उसको कैश करके हीरो बन गए या कंगना राणावत ने उसको कैश करके हीरोइन बन गई, वो बिल्कुल बन गई और उसने कैश किया। वहां पे शरद पवार फ्रंट फुट पे खेल गए या कंगना राणावत फ्रंट फुट पे खेल गई, लेकिन गलतियां दोनों तरफ से थी। नहीं, शरद पवार को नोटिस मिलने के बाद ईडी ने आज तक शरद पवार को कोई समझ नहीं भेजा। तो पॉलिटिकल पार्टीज ये लगातार जिसके हाथ में जो टूल है वो यूज करती है, ये बिल्कुल गलत है। जो शिवसेना ने किया, जो महाराष्ट्र सरकार ने किया, ये निंदनीय है, बिल्कुल निंदनीय है। क्या शिवसेना ये मान के चल रही है कि कंगना रनौत बीजेपी की है क्या? एक आम नागरिक की तरह उनको आपने ट्रीट करके आप उसको बीजेपी की तरह ट्रीट कर रहे थे क्या? नहीं नीरज जी, शिवसेना का साथ प्रॉब्लम ये है कि शिवसेना ये मानने को तैयार नहीं कि वो सत्ता में है, वो आज भी अपोजिशन जैसी ही बात कर रही है। कांग्रेस की सरकार में शिवसेना मुंबई बंद करके अपना टेरर बताती थी, आज वो नहीं कर पाएंगी क्योंकि उनकी सरकार है। यदि शिवसेना ने बता दिया कि हमारा टेरर है तो फिर सरकार कमजोर होती है, और यदि सरकार ने टेरर नहीं बताने दिया तो शिवसेना कमजोर होती है। ऐसे टाइम पे बड़े शांतिपूर्ण तरीके से स्मार्टली खेलना था, जो संजय राउत बिल्कुल नहीं खेल पाए। संजय राउत ने शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार को ऐसे पोजीशन पे लेके गया है आज कि पूरे देश में नहीं सब जगह उनकी थूतू हो रही है। नहीं तो राउत के मुंह पे राउत को रोकते क्यों नहीं? शिवसेना के बड़े नेता उद्धव जी राउत को रोकते क्यों नहीं? राउत के रोकते एग्जैक्टली मैं यही तो मैं इसीलिए मैंने क्या कहा, राउत का नाम लिया लेकिन मैंने शिवसेना को आरोपित किया नीरज जी। हाँ। राउत को ये छूट दी गई है। हाँ। ये शिवसेना के आला कमान की ये मैं इसको तो यदि डायरेक्ट शब्द में कहूंगा तो इससे ज्यादा मूर्खता नहीं हो सकती किसी राजनीतिक पार्टी में। आपके ऑलरेडी सरकार घिरी हुई है, सीबीआई से लेकर तमाम चीजें हैं, रोज ड्रग पैडलिंग की बातें आ रही है। ऐसे में आपने एक नया फ्रंट खोल दिया जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। हर एक के घर में कहीं ना कहीं अल्ट्रेशन होता है, कंगना राणावत के घर में हो गया। कंगना राणावत को भी मुंबई पुलिस जहां वो रहती है, अभी तक तो कभी कंगना राणावत को कभी वहां पे हरेसमेंट नहीं हुई। हाँ। कंगना राणावत ने इतना बड़ा वो जो उसका जो केस था उसके खिलाफ, रोशन के खिलाफ, ऋतिक रोशन के खिलाफ, उसमें भी पुलिस ने साथ दिया उसको। तब तो महाराष्ट्र की पुलिस अच्छी थी, महाराष्ट्र की पुलिस उसको पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जैसी दिखने लगी। तो कहीं ना कहीं ये राजनीति के प्रेरित था। आज दिल्ली में सैकड़ों लड़कियां पे, कई देश में लड़कियों पे बलात्कार होता है। मैं दिल्ली के कई केसेस आपको नरेट कर सकता हूं यदि टाइम हो आपके पास। तो सुरक्षा मांगी लेकिन सरकार ने सुरक्षा नहीं। अशोक वानखेड़े जी, गरीब की लड़कियां थी। अशोक वानखेड़े, कंगना राणावत को Y+ एक झटके में दिया जाता है। हाँ, तो नहीं अशोक वानखेड़े जी, अगर आप सोचिए स्कोर कर गई, भाई ये आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप सोचिए कि अगर उसको वो सुरक्षा न दी जाती तो आज जो मुंबई एयरपोर्ट पर तमाशा हो रहा था, एक आम व्यक्ति तो आ ही नहीं सकता था वहां पे, सोचता भी नहीं आने की। तो इसमें इसमें तो महाराष्ट्र सरकार बर्खास्त होती सर। तो महाराष्ट्र सरकार का एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शिवसेना का रूलिंग पार्टी का यदि धमकी देता है, हाँ, और उस लड़की को महाराष्ट्र सरकार सुरक्षा नहीं दे सकती, बाकायदा राज्यपाल वो सरकार बर्खास्त कर सकता था। तो सर आप ग्राउंड पे सिचुएशन तो वही दिख रही थी के लिए बहुत बढ़िया था।
ग्राउंड पे सिचुएशन वही दिख रही थी कि जो ट्रीटमेंट चल रहा था। शरद पवार भी पलटी मार जाते। आपको याद होगा शरद पवार ने जो आज स्टेटमेंट दिया है, शरद 30 सेकंड दीजिए, मैं आ रहा हूं। 30 सेकंड दीजिए। आप ये देखिए कि इससे पहले अभी उत्तर प्रदेश में एक बड़ा कांड हुआ, इसी चैनल पे बैठ के हम सारे लोग कितनी आलोचना कर रहे थे उस पुलिस की वहां की, लेकिन क्या किसी घर तोड़ देंगे जाके आप वहां पे कि मेरी आलोचना क्यों कर रहे हैं आप? नहीं, सवाल वो नहीं है। एक बात नहीं, आप बहुत नीरज जी, बहुत गलत बात है ये। आप एक एक्ट्रेस जिसको पद्मश्री मिला है, आप एक गैंगस्टर के हिसाब से उसको तुलना करते हैं। नहीं, गैंगस्टर नहीं सर। कंगना रनावत को पद्मश्री मिला हुआ है। सर जी, आप समझे नहीं अशोक जी, हम लोग आलोचना कर रहे थे पुलिस की, तो क्या पुलिस मेरा घर तोड़ देगी जाके यूपी की? मैं ये कह रहा हूं, गैंगस्टर से उसकी तुलना नहीं। नहीं, सवाल ये नहीं है। तो आज ऐसे सवाल ये है कि किसी भी सरकार की आलोचना करते हैं। नहीं, सवाल नहीं नीरज जी। हाँ। आप दिल्ली में बैठ के या मुंबई में बैठ के बात नहीं कर सकते। आप उन पत्रकारों को पूछो जो लखनऊ में बैठ के आलोचना करते और अरेस्ट हुए हैं। नहीं हुए सर, छोटी छोटी बातों मुंबई में भी हुए। फिर पत्रकार संगठन, अगर आप उस लेवल पे जाएंगे तो मुंबई में भी हुए हैं। वही मैं कह रहा हूं ना, ये जो तरीका है ना, ये जो तरीका है, बुझा के रखा है 6-6 घंटे। मैं वही तो कह रहा हूं ना, मैं नाम लेता हूं ना, ये नहीं है कि आप सरकार हैं, आपको आलोचना सुनने का साहस होना चाहिए। आप घर तोड़ देंगे किसी का दफ्तर तोड़ देंगे, नहीं हो सकता। में नहीं है, बीजेपी में नहीं है, कांग्रेस में नहीं है, आज के डेट में किसी में नहीं है। एक गुजरात का एक पत्रकार ये लिखता है कि कोविड के कारण हो सकता है मुख्यमंत्री बदला जाए क्योंकि सरकार को संभाला नहीं जा रहा स्थिति। उसके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा के वो अंदर होता है। ये गुजरात में हुआ, यूपी में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ। मैं पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं करता। आजकल कोई सुनने को तैयार नहीं है। ये पत्रकारिता के लिए हर्षवर्धन बुलाते हैं बीच में। हर्षवर्धन, हमको ये जो असहिष्णुता की स्थिति बनी है, खासतौर पे जो पिछले कुछ दिनों से ड्रामा चल रहा है कि आपका दफ्तर तोड़ देंगे, टाइमिंग वो करेंगे। एग्जैक्टली बिहार जो उन्होंने राजस्थान का उदाहरण दिया था इससे पहले अशोक वानखेड़े ने, बिल्कुल उस समय यही आलोचना हो रही थी कि सरकार डावाडोल है तो हमने जाके वहां पे ईडी के छापे और ये छापे पड़ रहे हैं। एग्जैक्टली टाइमिंग वही मैच की जा रही है और एक आम आदमी के लिए। देखिए जी, मूल बात अगर हम ये कहें कि ईडी, सीबीआई, लोकल एजेंसी, पुलिस, इसका दुरुपयोग होता है तो ये कोई छिपी हुई बात नहीं है और सरकारें करती हैं। जहां पर गलत होता है उसको सही समय पे चूड़ी टाइट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है राजनीतिक तौर पर। लेकिन कंगना रनाउत क्या किसी भी राजनीतिक दल की सदस्य हैं? यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है और मैं कह रहा हूं कि अगर आप थोड़ा नब्ज पकड़ने के लिहाज से कहेंगे तो ऐसा नहीं है। शिवसेना की गुंडागर्दी कोई नई बात नहीं है, ये बहुत सामान्य सी बात है। वो अलग अलग समय से दक्षिण भारतीय, गुजराती, फिर उत्तर भारतीय, सबके खिलाफ वो करते रहे। लेकिन एक समय में बाला साहब ठाकरे ने उसको हिंदुत्व का जो चोला पहनाया और उस जगह पर ले जाकर गए जहां सबको लगता था कि अच्छा शिवसेना कभी कभी गुंडागर्दी भी करती है तो सही मुद्दे पर भी खड़ी होती है। एक मराठी मानुस का एक बहुत बढ़िया सा ब्रांडिंग पैकेजिंग हुई। कोई माने या ना माने, आज शिवसेना की उस ब्रांडिंग को सबसे तगड़ा झटका लगा है और हम लोग ये बात कर रहे हैं कि कहीं किसी की आलोचना कर दें। मुझे जरा बताइए कि दाऊद की संपत्ति गिराने का ऐसा कोई विजुअल बीएमसी आपके सामने लेकर आई है क्या, या किसी भी माफिया, किसी भी बिल्डर की? और मैं तो जब भी मुंबई जाता हूं तो एक सींग उगाती है अवैध इमारत की और पता चलता है कि उस पर कोई रोक लग गई, वो अदालत में मामला चला गया, लेकिन आज तक एक अवैध इमारत गिरते हुए मैंने मुंबई में नहीं देखी। घर के भीतर छोड़ दीजिए, जो बाहर कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी शर्मनाक स्थिति है, दुनिया की सबसे बड़ी झुग्गी झोपड़ी वाला शहर है धारावी। उस जगह पर आज तक उसको हम ठीक नहीं कर पाए। हर साल यही वो समय है जब हर कोई गड्ढों में गिर जाता है, जान चली जाती है, लोगों को वहां मुंबईकर स्पिरिट के नाम पे खराब जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया जाता है। और ये मुंबई जो 50,000 करोड़ से ज्यादा के बजट वाली बीएमसी के शासन में, शिवसेना की अगुवाई में, आज अचानक उसको क्या दिखा है? सीढ़ी की जगह एक कमरा निकाल दिया गया है और जहां वॉशरूम होना था वहां सीढ़ी बना दी गई है। इतना ही है ना, कुल बीएमसी की नोटिस के अगर आप आरोप देखेंगे तो सबसे गंभीर आरोप यही है कि सीढ़ी की जगह बदल गई है, सीढ़ी दूसरी जगह आ गई है, वॉशरूम आ गया है और कमरा बन गया है। यानी घर के भीतर का यह निर्माण है। और जिस फिल्मी अंदाज में बीएमसी का बुलडोजर आया, जेसीबी लग गई, जो स्टाइल मार के और फिर से लौट के आया टीवी को दिखाने के लिए,
वहां भी सिर्फ आप छज्जा तोड़ पाए और कहा कि ये छज्जा बाहर है, और उसी जगह पर बगल के घरों में छज्जा बाहर निकला हुआ है। इतनी शर्मनाक हरकत, और पूरे के पूरे महाराष्ट्र की इज्जत गिरा दी। अगर कंगना रनौत ने कहा कि पीओके हो गया है पुलिस की कार्रवाई के लिहाज से, तो आज तो पूरी सरकार ऐसे व्यवहार कर रही जहां कानून नाम की कोई चीज नहीं। मुझे लगता है कि आप दूसरे संदर्भों को इससे जोड़कर अभी न देखें। अभी की सबसे बड़ी बात है कि एक महिला खड़ी हो जाती है और पूरी की पूरी सरकार डर जाती है। डरना कंगना रनौत को था, डर शिवसेना सरकार गई है। संजय राउत ने अपने जीवन का सबसे खराब राजनीतिक दांव शिवसेना के लिए चल दिया है। अभी तक की जो बातें थी वो अलग थी, लेकिन ये शिवसेना के उस मराठी मानुस, उस जिसको कहें कि कलेजे पे बहुत तेज लगता है, उसको बहुत बुरी तरह से परेशान किया होगा। और आज हर मराठी व्यक्ति सोच रहा होगा कि क्या हमने इसी दिन को देखने के लिए इनकी मराठी मानुस वाली ब्रांडिंग में गुंडई को हमेशा हम बर्दाश्त करते रहे। जी राजीव जी, आप कुछ इशारा कर रहे थे, आप जवाब दीजिए, उसके बाद मैं अभिषेक जी के पास चलता हूँ। जी जी आशुतोष जी के पास। जी ऐसा है कि जो ये हुआ है, वानखेड़े जी ने जो भी कहा कि पहले भी होता था अभी भी होता था। देखिए, यहाँ पर दो बड़े स्टार ने कहा कि हमें बहुत डर लगता है मुंबई में, तब तो कोई बुलडोजर नहीं निकला, आपने नहीं निकाला। क्योंकि देखिए, आप जो है ना, आप खुद से आपको लग रहा है कि इतना फियरफुल हो गए हैं, पता नहीं क्यों। और जो आज शरद पवार जी ने कहा है, और साथ में कांग्रेस के भी बड़े नेता ने मुंबई में कहा है, देवड़ा जी ने, देवड़ा साहब ने भी कहा है कि मुंबई की जो छवि है ना, उसको धक्का लगा है। और पवार साहब ने तो कह दिया कि मुंबई में ऐसी बहुत सारी इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं और इसको तोड़ने में जो है वो ये क्यों हड़बड़ाहट है, सेम कोर्ट में भी पेंडिंग है। मेरा यह कहना है कि मुंबई में जो लोग भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वाले लोग आते हैं, तो उनको तो आप रेड कारपेट आप देते हैं, क्योंकि आपने अब एजेंडा बदल लिया है, आपने पार्टियां बदल ली, आप दूसरे लोगों के साथ चले गए। मुंबई में अगर आप एक बार वाजपेयी जी मेरे साथ गाड़ी लेके मैं आपको घुमाता हूं और बताऊंगा कि कितने सारे इलीगल कंस्ट्रक्शन है। बांद्रा स्टेशन के ईस्ट साइड में चले जाइए और देख लीजिए कौन है और कहां से आए हैं, और 4-4 मंजिल की झुग्गियां बनी हुई है, वहां तो आप एक्शन नहीं ले रहे हैं। देखिए, आज कोई भी व्यक्ति इस एक्शन को डिफेंड नहीं कर सकता। और बिल्कुल उन्होंने, अभी त्रिपाठी जी ने सही कहा कि अंदर का जो कंस्ट्रक्शन है उसके तो रेगुलराइजेशन का प्रोसेस है। अगर आपने किसी चीज को वास्तु के हिसाब से इधर से उधर कर दिया, एक एप्लीकेशन लगाएंगे, कुछ फाइन भरेंगे और रेगुलराइज करके आपको दे दिया जाएगा। बिल्कुल मैं सहमत हूं कि ये जो एक्शन है जो अभी हुआ है कंगना रनौत के खिलाफ, ये कोई भी सही सोचने वाला व्यक्ति इसका समर्थन नहीं कर सकता। जी आशुतोष जी, आप तो जो कि कानून के जानकार भी हैं, इस पूरे मसले पर एक कानूनी नजरिया भी बनता है। जो मैंने अभी बताया कि उनके वकील ने जो पूरा डिटेल रखा है कि आप 24 घंटे की नोटिस दी तो आपको 6 घंटे के अंदर जवाब दिया गया, आप थोड़ा वेट कर लेते और आपको ये सूचना मिल गई थी कि 11:15 बजे कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है, तो फिर इतनी जल्दी क्यों थी? इसी बात की आलोचना हो रही कि आप स्कोर से सेटल करने वाले थे, और जैसा कि मान के चल रहे हैं कि वो बीजेपी की ही कार्यकर्ता हो, इसलिए उनके साथ स्कोर सेटल करना है। जी देखिए, पहले तो ये जो उन्होंने नोटिस इशू किया 354A का जो MMC का जो एक्ट है, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट का, उसमें उन्होंने 24 घंटे का टाइम दिया। और 24 घंटे में, जैसे आपने सही बताया कि 6 घंटे में ही जवाब ऑलरेडी आ चुका था। लेकिन कहीं ना कहीं इनका जो इंटेंशन है जो अथॉरिटीज का, ये बहुत बड़े क्वेश्चन में है कि ये चाहते ही नहीं थे कि इसमें कोई जवाब हो या ये कोर्ट में जा सकें। इनको कोर्ट में नहीं जाने के लिए उन्होंने कार्रवाई इमीडिएटली शुरू कर दी, जबकि वो कोर्ट में गई और कोर्ट ने इसमें स्टे किया। लेकिन स्टे करते करते तो ये सारा टूट चुका था, काफी नुकसान हो चुका था। तो ये तो एक तरह से इनफ्रक्चुअस भी हो गया उनका जो पिटीशन था, क्योंकि जो इनका जो इंटेंशन है और जो टाइमिंग है, ये दोनों बहुत बड़े क्वेश्चन के घेरे में है। क्योंकि जनवरी में ही, जैसा मैंने देखा कि जनवरी में ही ये पूरा उनका जो इंटरनल जो भी उनका रिनोवेशंस था वो कंप्लीट हो चुका था। लेकिन जनवरी के बाद आज जो है सितंबर, यानी कि 8-9 महीने बीत चुके हैं, और ये टाइमिंग, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि आज ही उनको क्यों इस तरह से तोड़ा गया, और क्या उनको कोर्ट में जाने का हक नहीं था? आज अगर कोर्ट ने उनको स्टे दिया तो ऑब्वियसली प्राइमा फेसी उनका जो केस है कंगना जी का, वो प्रॉपर है, पॉजिटिव है, उनके फेवर में होगा। या आज नहीं, कल कोर्ट फैसला करेगा। यानी कि आप किसी को अब कोर्ट में भी जाने नहीं दे रहे हैं। ये तो मतलब कानून का पूरा फुल अच्छे तरीके से मजाक हो रहा है। देखिए, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है।
यहाँ पे जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान जो है लोगों को देता है। मैं तो किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात भी नहीं कर रहा, मैं तो पूरे देश की बात कर रहा हूँ। हर एक जितने स्टेट्स हैं इंडिया के, हर एक स्टेट के गवर्नमेंट को मैं कहना चाहूंगा कि आप ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो दिया गया, इसका तो पूरी तरह से आप छीन रहे हैं लोगों से। कोई आज पुलिस अथॉरिटीज के ऊपर जो है उसकी आलोचना नहीं कर सकता, कोई आज कोई गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल सकता, कोई जो है किसी दूसरे अथॉरिटीज के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल सकता। आज हम बीएमसी के अगेंस्ट बोल रहे हैं, तो कल हो सकता है कि बीएमसी और किसी के दूसरों के भी घर तोड़ दे। जो अभी बैठे हैं इतने सारे लोग आपके शो में, उनके भी घर टूटने लग जाएं। तो ये तो कानून, ये तो ऐसा हो गया कि जो सरकार आएगी उसको कॉन्स्टिट्यूशन से कोई मतलब नहीं है, संविधान से कोई मतलब नहीं है। वो जैसे अपनी मर्जी, वो तो जैसा मतलब ऐसा हो गया, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसे चलेगी सरकारें। ये मतलब ये बहुत ही अफसोसजनक बात है। और देखिए, ये हम देख रहे थे, ये कोरोना की बात चल रही थी, कोविड की बात चल रही थी। आज अगर कोई एयरपोर्ट पे आता है कहीं से, तो क्या कोविड सब चला गया? इतनी सारी भीड़ कैसे आ गई? क्या क्या कंट्रोल था इस चीज को लेकर के? अब इसमें कोविड नहीं फैलेगा। जब आम जनता, जब पहले एक हॉस्पिटल जाने में भी इतने क्वेश्चंस होते थे, आज क्या कोरोना चला गया देश से? आज हम दूसरे नंबर पे हैं पूरे वर्ल्ड में। तो कहने का मतलब ये है कि इसको पॉलिटिकल वेंडेटा बना लेना, या इसको पॉलिटिकली जो है, मेरे पास ताकत है, मेरे पास पावर है, आज मेरी सरकार है, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो, तो हम जैसा चाहेंगे हम वैसा करेंगे, और लोगों को वही करना पड़ेगा जो हम चाहते हैं। तो अच्छा आशुतोष जी, एक चीज बताइए, क्या सोच के लोग क्या, चूंकि इसकी सुनवाई फिर से कल होने वाली है, तो क्या इसमें जो अब अपना जवाब दाखिल होगा उसमें कोई कंपनसेशन क्लास भी बने? क्योंकि उसके अंदर जो एक दीवार गलत बनी थी उसको तोड़ने के साथ साथ उनके बहुत सारे फर्नीचर आर्टिफैक्ट्स भी तोड़ दिए गए हैं। देखिए, और भी प्रोविजन है उसी एमएमसी एक्ट के अंडर, जिसके अंडर जो है हो सकता है कि कंगना जी ने ऑलरेडी जो है एप्लीकेशन लगाया होगा, बीएमसी ने उसमें सर्टेन अप्रूवल्स दिया होगा। क्योंकि जो हम देख रहे हैं उसके अंदर कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं दिख रहा है, ना प्लिंथ एंड फाउंडेशंस को कोई हिलाया नहीं गया है, प्लिंथ एंड फाउंडेशन एज इट इज है, कोई बिल्डिंग को खतरा नहीं पहुंचा है या बिल्डिंग गिर नहीं जाएगी। उन्होंने जो भी किया है इंटरनल रेनोवेशंस किया है। इंटरनल रेनोवेशंस के लिए जो है अगर उन्होंने कोई एप्लीकेशन लगाया था पहले और वो अप्रूवल के हिसाब से अगर उन्होंने काम किया है, तो ये पूरा इलीगल एक्टिविटी है। उनको एक मौका तो देना चाहिए था। उनको एक जब उन्होंने 6 घंटे में जवाब दिया, तो उस जवाब से अगर वो सेटिस्फाइड नहीं थे, तो वो एक दूसरा नोटिस इशू करते, उनसे वापस और क्लैरिफिकेशन मांगते, और एविडेंसेस मांगते, और डॉक्यूमेंटेशंस मांगते। लेकिन उन्होंने तो सीधा तोड़ना शुरू कर दिया। इसका मतलब कि नोटिस देना तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी था, जो 350 और 354A में है एमएमसी एक्ट में। उन्होंने सिर्फ फॉर्मेलिटी किया और तोड़ना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब अब तो सारी चीजें, पूरा देश जो है, अब कोर्ट को ही पूरा देश को चलाना पड़ेगा। विक्रम सिंह यादव अपने हिसाब से काम करेंगी। काफी चर्चा के बाद अब आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि आप मुंबई में नहीं रहते हैं। हाँ, मैं आ रहा हूं आपके बोलिए, सवाल सुन लीजिए ना कि इतनी सारी जो टेक्निकल चीजें हैं उनको आप जल्दबाजी में गलती पे गलती करते जा रहे हैं। कानूनी तौर पे भी आपको मैंने कानूनविद से भी समझा दिया कि गलती थी वहां पे। आपको इतनी घाई क्यों है? क्यों इतनी जल्दबाजी में थे कि अभी तोड़ डालना है मुझे? वकील ने यह भी कहा कि बीएमसी में नोटिस स्वीकार नहीं कर रहे थे, 2 घंटे तक इंतजार कर रहे थे, टूट जाए तो नोटिस लूंगा मैं। बोलिए विक्रम जी। हाँ नीरज जी, देखिए, एक कहावत है कि भाई गलत काम का गलत नतीजा। आप एक पढ़े लिखे होकर, आप संपन्न होकर के, और आप कोई गलत काम करते हो। और दूसरा, अभी जैसे सब लोग समाधान बता रहे हैं कि भाई ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। देखिए, ये सारी चीजें एक जो इलिटरेट पर्सन है, जिसको नहीं पता हो, उसके लिए तो ठीक है। एक सभ्य और एक पढ़े लिखे इंसान के लिए क्या ये चीज जरूरी नहीं है कि वो नियमों के हिसाब से चले, और फिर जब कोई कार्रवाई होती है तो सब लोग बैठकर उस चीज को गलत ठहरा दे? बल्कि उसको खुद एक्सेप्ट करना चाहिए था कि हाँ, ये मेरे से गलती हुई थी, ये गलत हो गया था, और ठीक है, कोई और भी ऐसी गलती ना करे, इस चीज को मानना चाहिए था, बजाय सीनाजोरी दिखाने के कि भाई ये हो गया। भाई गलती है, ठीक है, बीएमसी ने कैसे भी कार्रवाई करी है, लेकिन उसको तो अपनी गलती तो माननी चाहिए एक बार भी। ये आप मुझे बताइए कि ऐसे जगह जगह पे अगर कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन हो जाए और कोई इसमें नाराजगी दिखाने लगे, तो ये क्या सही है? एक गरीब का जब झोपड़ा टूटता है, एक गरीब का जब झोपड़ा टूटता है, तब कोई नहीं आता, और वो उनके तो बेचारे होते इस हालात में होते हैं कि उनके पास कोई रहने के लिए छत नहीं होती है, मजबूरी में वो सब ऐसा करते हैं। और यहाँ पे सब कुछ होते हुए और तब आदमी ऐसा करता है। अच्छा महेश जी, सब लोग उनके लिए मुंबई घूमे कभी? आते हैं उनको, मुंबई घूमे कभी? देखा है मुंबई बढ़िया से, अच्छे से घूम के? हाँ, मैं मुझे बोल रहे हो? हाँ, आपको ही पूछ रहा हूँ। सवाल है। हाँ,
हाँ, तो वहां आपको नहीं दिखता कि लीगल कंस्ट्रक्शन कहाँ बना हुआ है? जहां तोड़ रहे थे उसके बगल में बना हुआ है। मैं तो कहता हूं कि आप दो ना, आप बताओ, कंप्लेंट करो बीएमसी में। अगर आपको लग रहा है तो आप करो ना कंप्लेंट। और देखो किसी को भी लग रहा है कि भाई कार्रवाई नहीं हो रही है तो फिर उस चीज को बताना चाहिए। लेकिन मुझे ये सही नहीं लग रहा कि भाई एक गलत काम में साथ सब खड़े हो गए आज कि भाई ये गलत हो रहा है, किसी का आशियाना तोड़ दिया, किसी का ये तो कल को मैं भी पाली हिल पे जाकर के वो बना लूंगा, मेरा तोड़ देंगे तो मैं भी नाराजगी जताऊंगा। अगर कुछ भी अशोक जी आप जवाब दीजिए भाई, इनको बताइए, और बल्कि और लोगों को भी इनको समझाना मुश्किल है। अशोक जी आप समझाइए भाई, आप इस बात का बता सकते हैं कि जो विक्रम जी कह रहे हैं देखिए वो कितना सही है और आप कैसे उसका जवाब देंगे? नहीं, ये तो बदले की भावना से हुआ है। देखिए नीरज जी, ये तो साफ है, ये बिल्कुल साफ है। नहीं, वो कह रहे हैं कि गलत था इसलिए तोड़ा गया। जो सरकारें जहां सत्ता, नहीं गलत था सही है, कोर्ट तय करेगा ना सर। आप नोटिस दोगे, वो नोटिस का जवाब देंगे, आप फिर उनको इवेक्शन का नोटिस देंगे, वो कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट से स्टे आएंगे। ऐसे कई इलीगल कंस्ट्रक्शन मुंबई में स्टे के भरोसे चल रहे हैं। अभी आप सभी लोग दुखी हो रहे थे कि मुंबई में इतनी झोपड़पट्टियां क्यों हैं। नहीं, हम सब कोर्ट का काम बढ़ाते हैं। बिल्कुल यही होता है। आज कोर्ट मतलब स्टे नहीं तो मुझे बताइए ना, आप लीगल इलीगल किसको मानेंगे? कई मुझे एक बात बताइए, इलीगल लीगल किसको मानेंगे? आज आधी दिल्ली इलीगल है, आधी दिल्ली इलीगल है। आज दिल्ली में झोपड़पट्टी रेलवे ट्रैक से उठाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को इंटरवेन करना पड़ा। 60,000 लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं। आज महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी, बीजेपी, सेना सब सत्ता में रहे हैं 5-5 साल, 10-10 साल। क्यों नहीं झोपड़पट्टियां उठाई? क्योंकि झोपड़पट्टी उठा नहीं सकते, ये वोट की राजनीति है। हमारे को आपको राजनीति नहीं करनी होती है, इसलिए हमको बहुत बुरा लगता है। लेकिन जिनको राजनीति करनी होती है उनका वोट बैंक है, वो नहीं करते। आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। आप यहाँ बैठ के तो बात करना बहुत ईजी है कि बॉम्बे कितना कुरूप है, लेकिन बॉम्बे में होता है। बॉम्बे में बिल्डिंगें भी गिरी है, ऐसा नहीं कि अभी तक बिल्डिंगें नहीं गिरी है, कोर्ट के आदेश से गिरी है। एक बिल्डिंग तो बाकायदा यहाँ सर्वोच्च न्यायालय तक आ गई थी टूटने की कगार पे, लेकिन नहीं टूटी। जितने भी शरद पवार ने जो स्टेटमेंट दिया, वो मैं बार बार कह रहा हूं कि कंगना रनावत का घर तोड़ना गलत था, ये मैं कह रहा हूं। लेकिन ये पॉलिटिकल था, ये पॉलिटिकल इशू है। ये पॉलिटिकल इशू पहले दिन से बना। कंगना रनावत को एकदम नोटिस नहीं दिया कि वो घर से आ रही थी बेचारी को तोड़ दिया। उसका इसलिए तोड़ दिया कि उसने एक स्टेटमेंट दिया। उस स्टेटमेंट के खिलाफ ये हुआ कि मैं बंबई में आऊंगी। उसने कहा कि तेरा बाप भी नहीं आ सकता। ये शिवसेना की भाषा है आज के डेट में। देखिए सत्ता में है, वो शर्मसार भाषा है एक महिला के लिए। जब वो बंबई आई, जब आपने देखा कि हम कुछ नहीं कर पाते, तो आपने घर तोड़ने का प्रयास किया। कोर्ट जब इसको सही मानेगी कि एक घर गलत टूटा है, कोर्ट कंपेंसेशन भी देगी और कोर्ट इस शिवसेना सरकार को ये भुगतना भी होगा। लेकिन फिर मेरा ये कहना है कि आज कंगना रनावत के घर टूटने पे हम सब इकट्ठा हो गए। शरद पवार के नोटिस पे कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं था उस दिन, मैं भी था। ऐसे बार बार होते हैं। कोई भी सरकार, मुझे वकील साहब के साथ हूं मैं, कोई भी सरकार हो, संविधान और कहीं ना कहीं कानून की तो इज्जत रखो। अपने हाथ में जब सत्ता आती है तो नंगा नाच ना करिएगा। आपके हाथ में शक्ति है, आपके हाथ में पुलिस है, उस पुलिस से अत्याचार मत कराइएगा। वानखेड़े जी, ये कहीं ना कहीं वानखेड़े जी, उस सरकार में पॉलिटिकल पार्टी हो, उस सरकार के समय सेना भी साथ में थी। जब आप पवार जी का बिल्कुल सेना साथ में थी। सेना बीजेपी वालों को ठीक लग रही थी। नहीं सर, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, सेना को आज बीजेपी के प्रवक्ता सेना को गलत कह रहे हैं। सेना उनके साथ में, और जनवरी में, फरवरी में यदि सरकार फिर बदल गई, सेना फिर बीजेपी के साथ आ गई, तो फिर बीजेपी अच्छी हो जाएगी, कंगना रनावत का केस भी वापस हो जाएगा। ये पॉलिटिकली मोटिव नहीं, देखिए सुनिए देखना पड़ेगा। अशोक वानखेड़े जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि ये पॉलिटिक्स है, इसमें कोई शक नहीं है, राजनीति हो रही, लेकिन राजनीति का एक दायरा तय होगा ना, जिसको हम आप मानेंगे कि अगर आमिर खान की पत्नी ने कहा कि मुझे भारत में डर लग रहा, तो उनका घर तोड़ दिया किसी ने? क्या नहीं तोड़ा। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा बनाना रिपब्लिक है, तो क्या उसका घर तोड़ दिया किसी ने? नहीं तोड़ा। तो वो एक उस दायरे को हम क्रॉस कर रहे हैं। एक सेकंड मैं बोल रहा हूं। नहीं, मैं बोल रहा हूं ना आपको। मुझे नहीं, मैं वही उसी पे आने दीजिए। नीरज, इसका जवाब दूंगा मैं, इसका जवाब दूंगा संक्षेप में। महाराष्ट्र में सरकार किसकी थी जब उसने कहा? नहीं संक्षेप दे। तब महाराष्ट्र में सरकार किसकी थी जब उसने कहा? वो सरकार को सूट कर रहा था तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। गुजरात में उसको सूट नहीं हुआ तो एक पत्रकार को अंदर कर दिया। मैं सवाल पूछता हूं, कितने आज आ रहा, रोज हम खबरें छापते कि सरकार बदल रही है, मुख्यमंत्री बदल रहा है, सरकार गिर रही है, सरकार बच रही है। कितने लोगों पे विद्रोह? राजू पांडे जवाब दीजिए, आपकी तरफ क्वेश्चन है। क्यों गुजरात में ही लगता है? राजू पांडे जवाब।
ये चीजें होती है। देखिए देखिए, ये ऐसा सब है मैं वकील साहब के साथ हूं। आपने- संविधान की इज्जत करिए, न्यायालय की इज्जत करिएगा। पांडे जी जवाब। नहीं, देखिए ऐसा है कि ये घुमा करके कि चूंकि एक इसको बोलते हैं कि इनडायरेक्टली जस्टिफाई करना, कि पहले भी ऐसा हुआ है, वहां भी हुआ है। आपने बिल्कुल सही सवाल किया। राहुल गांधी ने दिल्ली को रेप कैपिटल कहा था, बनाना रिपब्लिक कहा गया। इसी मुंबई शहर में रहने वाले दो बड़े एक्टर नसरुद्दीन शाह और आमिर खान ने कहा कि अब हमें डर लगता है इस देश में रहने से, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। तो ये कार्रवाई क्यों हुई? क्योंकि आपके अंदर एक फियर है, आपको अपने साथियों पे भी भरोसा नहीं है। आज जिस प्रकार से शरद पवार जी ने कहा है और कांग्रेस के देवड़ा जी ने कहा है, शिवसेना के अंदर से चूल हिल गई होगी इस सरकार की कि क्या हम रहने वाले हैं जाने वाले हैं। देखिए महाराष्ट्र में मेरा महाराष्ट्र से बहुत कनेक्ट है। मैं यहां रहता हूं, मैं दिल्ली में भी रहता हूं। आपको मैं बता दूं कि महाराष्ट्र में कोई भी व्यक्ति किसी महिला के खिलाफ आप इस तरीके की कार्रवाई करेंगे, कोई भी समर्थन नहीं करेगा। ये शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है। और शिवाजी महाराज ने क्या किया था जब मुगलों की औरतों को उनके सैनिक उठा के ले आए थे, तो ये पूरी दुनिया को पता है, मेरे से ज्यादा वानखेड़े साहब को पता है। तो आज जो शिवसेना ने किया है, इसका दूरगामी परिणाम शिवसेना के राजनीति पे पड़ेगा। इस बात से मैं वानखेड़े जी से सहमत हूं। लेकिन अगर किसी ने किसी सरकार के खिलाफ कोई बात की तो इस तरह की झटपट एक्शन आज तक मैंने नहीं देखी 20 साल के प्रैक्टिस में। जी, इस तरीके की झटपट एक्शन मैंने देखी ही नहीं। लेकिन और जिस जो मुगल की, सुनिएगा, छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिस मुगल की बेटी को बाइज्जत बिल्कुल इज्जत दे के बहन बोल के वापस किया, उसने शिवाजी को कहा कि मैंने ऐसा राजा देखा नहीं। हाँ। यदि वो शिवाजी के मुंह पे कहती कि तेरे से नालायक आदमी मैंने नहीं देखा, नहीं। राज में सिवाय देखिए, आप अराजकता के देखिए, कुछ उसने नहीं है, क्या कहा? तो शायद शिवाजी उसको भी नहीं, जेल में मेरी डालते। बात, वानखेड़े आप साहब, देखिएगा, वानखेड़े साहब, वानखेड़े साहब। महिला की और शिवाजी की तुलना तो कर रहे वानखेड़े साहब, हैं। कंगना वानखेड़े रनावत साहब। ने जो सरकार पे आरोप लगाए, सरकार तो आहत होगी। देखिए सर मुझे एक ब्रेक लेना है। सुबह शाम बहुत बड़े बड़े एक्टर से लेकर बहुत बड़े पत्रकार देश के प्रधानमंत्री पर सुबह शाम आरोप लगाते हैं, झूठे आरोप, तथ्यहीन आरोप। लेकिन प्रधानमंत्री जी कहते ठीक है, ये डेमोक्रेसी है, आप आरोप लगाते रहो, जनता देख रही है और जनता तय कर देगी। आरोप लगाने की परिपाटी तो हमारे यहां बहुत पुरानी है सर। आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। अगर कंगना रनौत ने कुछ मुंबई के बारे में कहा है और वो गलत है, वो इलीगल है, तो आपको उनके उसकी भी कार्रवाई करते ना, कि उनके घर पहुंच करके आप उनका घर तोड़ने की कार्रवाई करना शुरू कर दिए। दोनों में अंतर है वानखेड़े साहब। ब्रेक ले लो, एक छोटा सा, बहुत छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हर्षवर्धन जी के पास चलते हैं। देखिए, ये राम का देश है, राम के ऊपर भी एक धोबी ने ये बात कह दी थी तो उसको उन्होंने कैसे ट्रीट किया था, उस परंपरा को सोचना चाहिए। और महाराष्ट्र के जो उदाहरण पांडे जी दे रहे हैं, खाली इसमें मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर महाराष्ट्र सरकार आगे बढ़ के ये कहती, अनिल देशमुख जी जो बाहर निकल के बयान देते हैं कि उनके ऊपर अध्ययन सुमन ने आरोप लगाया इसलिए उनकी ड्रग की जांच होगी या उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, इसके बदले अगर संजय राउत उसको हरामखोर ना बोलते, जिसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन वो नॉटी कर रहे हैं, पता नहीं कहां से कौन सी डिक्शनरी से पढ़ के आए हैं, कि हाँ आपको डर लग रहा, आइए हम आपको सुरक्षा देंगे, तो शायद वो भी तारीफ करके जाती जो बात वानखेड़े जी कह रहे हैं। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट के आते हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
स्वागत है एक बार फिर से आपका और बातचीत आज हो रही है जो दिन भर मुंबई में एक बड़ा तमाशा हुआ और लेकिन फिलहाल शांति है, अच्छी बात यह है और बहुत सारे शब्दों के बाण चल रहे हैं अभी भी और वीडियो भी चल रहे हैं, तरह तरह के वीडियोस आ रहे हैं, उसमें एक दूसरे को चुनौती दी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि इसके दूरगामी परिणाम होंगे। अभी आपने चर्चा सुनी तो उसमें तमाम तरीके के व्यू पॉइंट्स आए कि किस तरीके से इस केस को हैंडल किया जा सकता था और इजी वे में शांत हो सकता था। हर्षवर्धन त्रिपाठी, मूल सवाल यह है कि देखिए एक सरकार है, अब इसको बहुत पुराने रेफरेंस में ले जाएंगे तो सर प्याज की छिलके की तरह उतरेगा, फिर हल नहीं निकलेगा, लेकिन इसी केस पे मैं रहता हूं, राजस्थान का उदाहरण मत दीजिएगा। एक सरकार है और एक व्यक्ति, एक नागरिक है, उनके बीच में आपस में एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हो रहा है, हीटेड है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कंगना ने बहुत अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन एक सरकार अगर धमकी पे उतर आए तो एक नागरिक को क्या करना चाहिए, क्या करे वो? नीरज जी, दरअसल तो ये जो पूरी बहस में आप सब लोग पता नहीं कैसे कह रहे हैं कि संजय राउत और शिवसेना कहती कि आइए कंगना जी हम आपको सुरक्षा देते हैं। आप शिवसेना के मूल आधार को ही ध्वस्त कर देना चाहते हैं क्या? वैसे ही बड़ी मुश्किल से उसका वोट बैंक खिसकता चला जा रहा है, मराठी मानुष उससे दूर हो रहा है और आप कह रहे हैं कि जो थोड़ा सा वो गुंडागर्दी, शाखा पे जो प्रभाव, जो लठ वाला मतलब जो एक ताकत होती है ना, वो भी आप कह रहे हैं कि खत्म कर दीजिए। लेकिन मैं तो दूसरी बात कह रहा हूं, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि देखिए इसको आप थोड़ा ठीक से समझें। संजय राउत ने गलत बयाना ले लिया, उनको ये उम्मीद नहीं रही होगी या कहें कि ये आशंका नहीं रही होगी, आशंका ठीक शब्द है, कि कंगना रनौत इस तरह से पलटकर जवाब दे देगी। उनको लगा कि जैसे वो सबको बोलते हैं उस तरह से वो बोल जाएंगे और कंगना रनौत भी एक जगह पे जाके सोचेंगी कि उसी बंबई में उनको फिल्म इंडस्ट्री में रहना है, उसी जगह पर काम करना है, वहीं उनका घर है, वहीं प्रोडक्शन हाउस है, सब कुछ शिवसेना के शासन में आता है। लेकिन कंगना ने उसकी चिंता नहीं की। उसकी दो वजह हैं। एक राजनीतिक वजह हो सकती है कि आपको सपोर्ट मिलेगा और जो Y+ सिक्योरिटी मिली है वो उसका एक कहें कि प्रमाण है, प्रतीक के तौर पर। लेकिन दूसरी जो वजह है कि देश का जो सेंटिमेंट है वो कंगना रनौत के साथ है। महाराष्ट्र और मुंबई का जो सेंटिमेंट है कंगना रनौत के साथ है और इसीलिए कंगना रनौत ने अपने उस जो सिटीजन्स राइट का सवाल आप पूछ रहे हैं उसके तहत उसने कहा कि बिल्कुल मैं आऊंगी, मेरा घर है, मेरा दफ्तर है, इसी शहर ने मुझे सब कुछ दिया है। और ये कहां से हो गया कि आप इस देश में किसी की आलोचना करने के लिए पहले सोचेंगे कि कितनी आलोचना करनी है। दुर्भाग्य देखिए कि शिवसेना सरकारी गुंडागर्दी भी ठीक से नहीं कर पा रही है। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि आपको अगर कुछ भी करना है, कानून था, तरीके थे, आपने वो किया जो सबसे हल्का काम है। यानी जो बाला साहब ठाकरे के सामने हर कोई हाथ बांधे पहुंचता था, आज सबके हाथ खुल गए। जो महाराष्ट्र के लोग, जो मराठी लोग शिवसेना की गुंडागर्दी से डरते थे, अब वो कोई डरने वाला नहीं है। पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है कंगना रनौत ने। अभी आप इसको सिर्फ राजनीतिक निहितार्थ मत देखिए, अब आप जहां भी इस तरह का काम करेंगे दो लोग खड़े हो जाने वाले हैं, आपका विरोध करने वाले हैं। शिवसेना के मूल चरित्र को तगड़ा झटका लगा है। कंगना रनौत ने खड़े होकर वो एक प्रमाण दे दिया है कि आप कैसे चुनौती दे सकते हैं और चुनौती देकर खड़े भी रह सकते हैं। क्योंकि ये लगातार हुआ, आपको ध्यान में होगा उद्धव ठाकरे के खिलाफ टिप्पणी करने पर उस व्यक्ति का सर और मुंह दिया गया था और उसके बाद भी बहुत हंगामा हुआ था। तो अब ऐसी घटनाएं हो रही हैं। ये बाला साहब ठाकरे की शिवसेना के समय में संभव नहीं था। तो ये आप इस बड़े बदलाव को देखिए और मुंबई में हो रहा ये बड़ा बदलाव बहुत ढेर सारे राजनीतिक निहितार्थ सामने लेकर आ रहा है जो आज नहीं तो कल नजर आएगा। ये बदलाव आपको कब से दिखाई देने लगा? मतलब आपका ऑब्जर्वेशन क्या है, जो सरकार बनी उसके बाद से हो रहा है या पहले से हो रहा था? नहीं, मुझे लगता है कि यह बदलाव तो उसी समय से हो गया था जब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच सत्ता का संघर्ष चला था। और आप अगर ध्यान में हो तो यही शिवसेना राज ठाकरे के सड़क पर उतरने वाले अंदाज के सामने भीगी बिल्ली बन गई थी। मैं इसी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। लेकिन चूंकि विधानसभा चुनावों में राज ठाकरे की पार्टी को कोई सफलता नहीं मिली तो एक कहें कि भारतीय जनता पार्टी के साथ की भी वजह से, और मैं कह रहा हूं कि इस पॉलिटिकल इक्वेशन को आप समझिए। आप अलग अलग शहरों में जो डेमोग्राफिकल चेंज है सिर्फ उतरा नहीं है, मराठी मानुस भी इससे तंग आ गया है। आप रात को 1 बजे अकेले
चाहे आप वर्ली सीफेस पे, चाहे बांद्रा बैंड स्टैंड पे, चाहे मरीन ड्राइव पे या लोकल में वो लड़की घूम सकती है। लेकिन कोई लड़की अगर खड़ी होकर सरकार की आलोचना करेगी तो सरी दोपहर उसका घर तोड़ दिया जाएगा। आप समझिए ये बहुत बड़ा, और पूरे कोंकण में जो हिंदुत्व के नाम पर लोग खड़े थे शिवसेना के साथ, उनका मन बदला है। और उसमें ये बड़ी महत्वपूर्ण एक कहेंगे माइलस्टोन जिसको कहते हैं किसी भी घटना के लिए, तो ये माइलस्टोन साबित होगा 9 सितंबर 2020। जी जी, अब एक बड़ा अच्छा सवाल मेरे मन में आ रहा, लेकिन आशुतोष जी से बातचीत कर लो, उसके बाद में फिर राजीव जी आपके पास और बाकी लोगों के पास आता हूं। वानखेड़े जी आपके पास ही। आशुतोष जी, ये जो पूरा मामला अब राजनीतिक ज्यादा हो गया, जैसे अब चर्चा में निकल के आ रहा है कि कानूनी तौर पे ठीक है वो हाई कोर्ट में जो भी होगा ये होगा वो होगा, लेकिन पॉलिटिकली ये सेटल होने की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। जी देखिए, मैं एक बात बताऊं कि कोई भी देश जो है वो 3 पिलर्स पे चलता है, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जो है जुडिशरी। और ये तीनों जो हैं आपस में इंडिपेंडेंट होने चाहिए, एक दूसरे का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। लेजिस्लेचर अपना कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव जैसे पुलिस वगैरह वो अपनी उस कानून को चलाती हैं, और जुडिशरी अगर डिस्प्यूट होता है तो उसको रिजॉल्व करता है। लेकिन यहाँ पे अगर कोई पुलिस अथॉरिटीज के ऊपर अगर कोई इल्जाम लगाता है या उससे वो संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, अगर उसका क्रिटिसिज्म करता है, तो यानी कि लेजिस्लेचर जो सरकार है वो उस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब है कि फिर तो एग्जीक्यूटिव उसके अंडर काम कर रहा है, उसके प्रेशर में काम कर रहा है। इसका मतलब लेजिस्लेचर जो है वो एग्जीक्यूटिव के ऊपर रूल कर रहा है, तभी तो उसको बुरा लग रहा है। अगर बुराई अगर एग्जीक्यूटिव की हो रही है, जो काम करने वाला जो पुलिस अथॉरिटी है या कोई भी है, उसकी तारीफ भी होती है। जहां अच्छा काम करते हैं तारीफ भी होती है, जहां अगर बुरा काम करते हैं तो बुराई भी होगी, क्रिटिसिज्म भी होगा। लेकिन उस क्रिटिसिज्म के लिए पूरा सरकार को कूद जाना, हर एक स्टेट की मैं बात कर रहा हूं, वो भी एक इंडिविजुअल के लिए। आप सोचिए कि सरकारों के पास इस समय वक्त कितना है। क्या वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके हैं देश के? इकोनॉमिक क्राइसिस और इतने सारे अनएम्प्लॉयमेंट, इतने सारे इश्यूज हैं, सब सॉल्व हो गए हैं? क्या उनको यही काम अब नजर आता है? जैसे अभी किसी ने कहा कि भाई बीएमसी गड्ढे क्यों नहीं भर रही है, तो क्या ये प्रायोरिटी नहीं है? उनको अपना प्रायोरिटी नहीं देखना पड़ेगा कि मेरा काम क्या पहले मेरा काम बनता है और मैं किस पोजीशन पे बैठा हूं, मेरा क्या रोल है, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे को संविधान ने मुझे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देके भेजी है, उस चीज का तो कोई लेना देना नहीं है। जो है पर्सनल है, मुझे किसमें पॉलिटिकल फायदा है, मुझे किसमें पॉलिटिकल माइलेज मिल रहा है, किससे मैं ज्यादा आगे जा सकता हूं, किससे मेरा मुद्दा जो है ज्यादा बड़ा हो सकता है, मुझे किससे ज्यादा वोट मिल सकता है, बस वोट के अलावा कुछ सोचना ही नहीं है इनको। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, मुंबई में आइए, और जो लोग भी मुंबई में रहते हैं, पांडे जी या तमाम हर्षवर्धन भी पहले रह चुके हैं, मैं खुद हमेशा जाता हूँ। आप देखिए किसी भी फुटपाथ पे पक्की दुकान बना दी जाती है और उसमें बीड़ी पान सिगरेट का एक खोखा लग जाता है, और वो बीएमसी की परमिशन से लगता है। मैं जानना चाहता हूं कि मेरी बाउंड्री के सामने वो जमीन किसी की कैसे हो सकती है? पूरी मुंबई में आप देखिए जाके, 20 करोड़ का फ्लैट है, लेकिन आपके दरवाजे के बाहर एक झुग्गी बनी हुई है और किसी की हैसियत नहीं उसको हटा ले। जी, वो तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे मुंबई में सारा काम हो चुका है, बस यही काम रह गया था कि आप जब ये बात कह रहे हैं, जो अभी विक्रम सिंह कह रहे थे कि गलत काम हुआ, आप मुंबई एक बार जरा आइए, घूमिए, जरा देखिए, आपको समझ में आएगा कि क्या है। जो भी वानखेड़े जी बड़े विस्तार से समझा रहे थे वही चीज यहाँ पे। लेकिन अब इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक बात जो भी हर्षवर्धन ने कही, उस पर मेरा एक सवाल है, इस पर राजीव पांडे भी आप जवाब दीजिए और वानखेड़े जी आप भी, कि जब इन्होंने कहा कि शिवसेना राज ठाकरे वाला जब अलगाव हुआ, उसके बाद जो ओरिजिनल स्वरूप था शिवसेना का वो तो ले गए राज ठाकरे जी, और शिवसेना जी ने जो पुरानी वाली पार्टी थी उसमें एक थोड़ा सा संजीदगी का भाव आया। शायद वही उसको फायदा दे गया आगे चुनाव में, और राज ठाकरे हार गए। अब वो फिर से उसी को रिगेन करने की कोशिश करेंगे, वही गलती दोहरा रहे हैं? राजीव पांडे, आपसे पहले फिर सेम क्वेश्चन आप भी दीजिएगा जवाब, वानखेड़े जी। देखिए अभी जो त्रिपाठी हर्षवर्धन जी जो कह रहे थे, एक्चुअली मेरे हिसाब से वानखेड़े साहब बिल्कुल ज्यादा अच्छा बताएंगे, लेकिन जो मेरी समझ है, क्योंकि मैं एक पार्टी का जो मेरी एज ए पॉलिटिकल पर्सन और पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट होने के कारण जो मेरी समझ है कि शिवसेना पिछले 10-15 सालों में बहुत तेजी से सिकुड़ती जा रही है। आप देखिए कि मुंबई में एक टाइम में जो चुनाव होता था, आज मुंबई में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की बराबर सीटें हैं, बराबर एमपी भी है। कोंकण में शिवसेना का आधार बहुत तेजी से हिला है। नारायण राणे के निकलने के बाद, और एनसीपी वहां एक फोर्स थी, तो वहां भी उनकी हालत खराब है। ठाणे में वो बिल्कुल उनकी स्थिति ठीक नहीं है। नासिक में राज साहब
ठाकरे और इनकी लड़ाई चलती रहती है। तो औरंगाबाद और मुंबई अगर छोड़ दें तो शिवसेना की स्थिति कहीं भी मजबूत नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी अब एक पैन महाराष्ट्र पार्टी है। आपने देखा जब पहली बार भी भारतीय जनता पार्टी अकेले 2014 में चुनाव लड़ी, पहली बार लड़ी थी सभी सीटों पे ऑलमोस्ट, तो सबसे बड़ी पार्टी उभर करके आई और करीब 122 सीटें जीत ली। इस बार भी 75% का स्ट्राइक रेट था चुनाव जीतने का। तो शिवसेना को यह फियर तो है, क्योंकि देखिए बाला साहब ठाकरे जब थे तो हिंदू हृदय सम्राट के रूप में उनकी एक प्रख्याति थी, वो महाराष्ट्र नहीं पूरे देश में थी और उनका सम्मान देश के लोग करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से सत्ता को में आने के लिए जो कॉम्प्रोमाइज अभी हुआ है, इसका इंपैक्ट क्या होगा ये तो समय के गर्भ में है। और मेरे हिसाब से इसका बहुत बड़ा नुकसान शिवसेना को होने वाला है, जमीन पर भी और आइडियोलॉजिकली भी। अशोक जी, सेम क्वेश्चन आपसे भी है। ये जो चारित्रिक बदलाव है ये नुकसानदायक इनके लिए होने वाला है, क्योंकि उस समय शायद स्ट्रेटजी सही रही। मुझे लगता है कि ये जो कंगना राणावत का जो इशू है उसके बाद शिवसेना समाप्ति की ओर है। मैंने आपको पहले भी कह दिया था, शिवसेना का जो ब्रांड है, जो मैं बिल्कुल हर्षवर्धन जी से बिल्कुल सहमत हूँ, शिवसेना का ब्रांड जो है वो ठोकशाही का है। वो डर खत्म सा हो गया। पहली बार जब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अलग अलग जब ये हो गए तो पहली बार माय नेम इज खान इस पिक्चर को सिनेमा को रिलीज होने नहीं देने का शिवसेना ने आह्वान किया, लेकिन उसके बाद वो रिलीज हो गई। पहली बार शिवसेना वहाँ फेलियर हो गई। दूसरे बात पर्यूषण के समय जैनियों के यहाँ वो नॉनवेज की दुकानें खुलने और ना खुलने को इशू हो गया, शिवसेना खुलवाना चाहती थी। आखिर जैनियों ने जो बिल्कुल शिवसेना के भरोसे वहाँ पे अपना बिजनेस करते थे, उन्होंने शिवसेना को अपने औकात दिखा दी और शिवसेना दुकानें बंद करवा दी। ये सेकंड डिफीट था। और ये कंगना राणावत का तो ये बिल्कुल ये लिया हुआ, सर पे लिया हुआ है। और ये कंगना राणावत ने जो जिसकी कोई स्टैंडिंग नहीं है मुंबई में, आज पूरे देश में बता दिया कि ये शिवसेना ढकोसला है। ये जो आप डर रहे थे, डरने की जरूरत नहीं है। और राज ठाकरे जो वाकई राज ठाकरे का प्रॉब्लम ये हुआ कि राज ठाकरे अलग निकलने के बाद उनका जो काम था वो नासिक और पुणे में था, वहां से 11 सीटें तो वो लेके आए। मुंबई में डेंट कर पाए सिर्फ लोकसभा के 2 सीटों में। लेकिन राज ठाकरे उसके बाद यदि अपने पार्टी पे मेहनत करते तो शायद शिवसेना पूरी टेक ओवर कर लेते। राज ठाकरे ने वही गलती की, क्योंकि उनको लगा 11 आ गए तो मैं भगवान बन गया हूं। वो 11 भी चले गए और फिर 0 पे आ गए। प्रश्न ये है आज के डेट में शिवसेना का ब्रांड क्या है। शिवसेना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो आप बार बार कहते हैं कि झोपड़पट्टियां क्यों हैं, शिवसेना के लिए एटीएम है मुंबई कॉर्पोरेशन। यदि मुंबई कॉर्पोरेशन शिवसेना के पास से चला जाता है तो शिवसेना के पास एक पैसा नहीं आएगा। इतना भ्रष्टाचार है वहां पे। जो झोपड़पट्टी आप बता रहे हैं, 1-1 इंच की जमीन की कीमत है मुंबई में। हर झोपड़े की लाखों की कीमत में ये बिछाते हैं। महाराष्ट्र में यह हालत है। मुंबई में आप किसी कारपोरेटर को सांसद का टिकट दीजिएगा, वो अपने नेता को पैसा दे के अपना टिकट रुकवाता है। वो कारपोरेटर बनना ज्यादा पसंद करना पड़ता है। आज महाराष्ट्र, मुंबई और ठाणे में ये स्थिति है। कारपोरेटर्स आर मोर अर्निंग। जी अशोक जी, पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। बहुत ये स्थिति है वहां पे। नहीं सही है, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं लेकिन जो हम लोग भी जानते हैं कि किस तरीके से यहाँ काम हो रही है। डर खत्म कर दिया। लेकिन मेरा अभी भी ये कहना है सर कि इस शो की समाप्ति इसलिए मैं खत्म कर रहा हूं यहाँ पे कि हिंसा की राजनीति या आपकी कोई आलोचना करे, आप उसको सुनने के बजाय ठोकने पीटने मारने लगे, ये शायद अब इस दौर में नहीं चलेगी सर, क्योंकि अब बहुत ज्यादा अवेयरनेस है, बहुत ज्यादा सोशल मीडिया का जमाना है। और इस केस में सामने दिख गया कि बहुत सारे लोग आपके काउंटर में प्रदर्शन करने पहुंच गए। इस बारीक सी चीज को मुझे लगता है सबको समझना चाहिए, किसी भी प्रदेश में हो या किसी भी जगह हो। तो ये एक बड़ा चेंज है। और डेमोक्रेसी सही तरीके पर वही होती है जहां पे आप आलोचना को सुने, मारपीट करके या घर तोड़ के, और वो भी टाइमिंग सेट करके आप अपनी आलोचना ही करवाते। इस केस में दिखाए। अंत में मैं अपनी तरफ से और आप लोगों की तरफ से अपने देश के पत्रकार भाइयों से और शिव सैनिकों से, करणी सैनिकों से निवेदन ही करना चाहता हूं कि कोरोना काल चल रहा है, सोशल मीडिया का ध्यान रखें। जिस तरीके से आप लोग भीड़ कर रहे हैं, कृपा करके वो मत करें। अभी ये संक्रमण खत्म नहीं हुआ है और रोज कवरेज के नाम पे तमाम चैनलों के, वेबसाइट्स के, अखबार के हमारे दोस्त हैं, संवाददाता हैं वो। और वैसे ही आज हमारे मित्र लोग जो शिव सैनिक हैं या करणी सेना के हैं या RIP के हैं, कृपा करके थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, वरना ये मुंबई को बहुत भारी पड़ने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए CNBC आवाज।